बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैटर जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है, होम ऑफिस में है, या आपको डिटेल एडवाइस चाहिए, तो मैं आपको बड़ी काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप या तो ईमेल कर दें पेपर्स या फिज़िकली आके मिल लें, ताकि तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए हम एक बेहतर पोजीशन में हों कि आपको एक अच्छी एडवाइस कर सकें। दोस्तों का, क्लाइंट्स का, कॉलर्स का जो मेन आजकल जो सवाल पूछा जा रहा है वो यूरोपियन और उनके डिपेंडेंट के एप्लीकेशन के बारे में है, या सेकंड ये कि जो स्पेशली 31 दिसंबर के बाद जो यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं, क्या वो अपने स्पाउस को या अपने फैमिली को बुला सकते कि नहीं। जैसे मैंने लास्ट टाइम एडवाइस किया था कि दो के जो ब्रेग्जिट डील साइन हुई थी वो 31 जनवरी 2020 में हुई थी, और उन्हें 1 साल का टाइम दिया था, 11 मंथ का, जो कि 31 दिसंबर को मुकम्मल हुआ। एक प्रोबेशन टाइम था। उसके अंदर तमाम जो यूरोपियन थे उनके पास राइट था कि वो यूके के अंदर जो रह रहे हैं अपने आप को सेटलमेंट या प्री सेटलमेंट के तहत अपने आप को रजिस्टर करवा लें। ऐसे ही यूके वालों के जो यूके नेशनल थे, यूरोप में रह रहे थे, उनके पास भी सेम राइट था। लेकिन अब 31 दिसंबर के बाद जो यूरोपियन हैं वो अपने आप को सेटल रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन और अपने स्पाउस को भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो उनके जो राइट्स हैं वो थोड़े से लिमिटेड हो गए हैं। उसमें 2 कंडीशन लगी हैं। एक कि जो यूरोपियन इस वक्त यूके के अंदर रह रहे हैं, उनके पास राइट है कि वो 30 जून 2021 तक अपने आप को अंडर द सेटलमेंट प्री सेटलमेंट स्कीम अपने आप को रजिस्टर कर लें। और अगर वो चाहते हैं, अगर उनके फैमिली मेम्बर, उसका स्पाउस, उसके चिल्ड्रन या पेरेंट्स, जिसको इमीडिएट फैमिली कहते हैं, नो एक्सटेंडेड फैमिली, नो ब्रदर सिस्टर, नो रिलेटिव, तो वो लोग जो स्पेशली स्पाउस, चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, अगर फैमिली यहाँ पे रह रही है तो वो अपने डिपेंडेंट का भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर उनके डिपेंडेंट यूके में नहीं रह रहे और उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वो उनको भी यहाँ पे स्पॉन्सर करके बाय 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ये राइट अभी भी है यूरोपियन के पास। सेम जो दूसरा बात डिस्कस करने वाली थी वो ये कि क्या जिन लोगों के पास राइट ऑफ वर्क है लेकिन उनके पास राइट पब्लिक फंड नहीं है, जिनके पास 10 ईयर्स की जो कैटेगरी के अंदर आते हैं 2.5 साल का वीज़ा, क्या वो अपने पब्लिक फंड भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, उनके पास राइट है। चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस अलाउड टू द पब्लिक फंड की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, रीज़न देनी होगी और साथ तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, तो आज तक वो ये एप्लीकेशन कंसिडर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी सवाल हैं वो हम अब कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं, ताकि साथ ही साथ बताते जाएंगे। लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी रियाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए मेरे भाई। हाँ, ये पूछना था कि हम 2016 मार्च को यूरोप से इधर आए थे ना, राइट। इंग्लैंड में। तो अब कब हमने वो अपना अप्लाई करना है, वो क्या नाम है, कब बनते, कब ड्यू है? आपके पास कौन सा वीज़ा है? आपने सेटलमेंट पे अप्लाई किया था, प्री सेटलमेंट में हैं कि नहीं? जी जी जी, प्री सेटलमेंट हो चुका हुआ है। ठीक, वो कर दिया हुआ है। राइट। तो उन्होंने बोला था कि जब आपका हो जाए तो पूरा कर देना, वो पता नहीं जब आपका टेन्योर पूरा हो जाए, कोई इस तरह का उन्होंने लिखा था। राइट मेरे भाई, सेम जो आपने सवाल पूछा कि आप मार्च 2016 में आए थे, 2021 में आपके 5 ईयर्स मुकम्मल हो रहे हैं। आप 5 साल के प्रूफ लगाओगे कि आपने यूके के अंदर रहते हुए अपने यूरोपियन टीटी राइट को एक्सरसाइज किया है, 5 साल यहाँ पे रहे हो, और ये 2 चीज़ों का प्रूफ देते हुए आप अपनी एप्लीकेशन करोगे। जो यूरोपियन नेशनल या यूरोपियन डिपेंडेंट इंडेफिनिट पे अप्लाई कर रहे हैं अंडर द यूरोपियन लॉ, उनके लिए ये एक अभी भी रिलीफ है कि अगर वो लाइफ इन यूके या B1 नहीं पास करते, वो तभी यहाँ पे अपना इंडेफिनिट जो सेटलमेंट स्कीम पे जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे लीव टू रिमेन मिल जाएगा।
लेकिन मेक श्योर करें कि जब आपने उसके बाद नेशनलिटी पे जाना है तो आपको लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना होगा। दूसरा आपको रिलीफ अभी भी है कि अगर आपका इनकम थ्रेशोल्ड पूरा नहीं भी हो रहा तो तब भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ 2 चीज़ें साबित करनी कि आपने यूके में 5 साल एज ए यूरोपियन यहाँ पे रहे हो और 5 साल यहाँ पे रहते हुए आपने हमेशा अपने यूरोपियन ट्रीटी राइट को एक्सरसाइज किया है। आप फुल टाइम एम्प्लॉय थे, सेल्फ एम्प्लॉय थे, फुल टाइम स्टूडेंट थे या काम करते थे, साफ सेल्फ एम्प्लॉय थे, तो वो तमाम जो प्रूफ आप दोगे उसका लगा के तो आप अपनी एप्लीकेशन करोगे, आपको यहाँ पे लीव टू रिमेन यहाँ मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, सवाल क्या आपका मेरे भाई? हाँ जी रियाज भाई, मैंने प्री सेटलमेंट स्टेटस पे अप्लाई किया था। मैं यूरोपियन हूँ, मुझे वो 5 साल का ग्रांट हो गया। राइट। तो मैंने अपनी वाइफ को और बच्चे को और 1-2 बच्चे हैं और पाकिस्तान से पेरेंट्स को अप्लाई करने की डेट 30 जून तक कर सकता हूँ और या कब तक मैं कर सकता हूँ? मैंने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि जो यूरोपियन यहाँ यूके में रह रहे हैं और वो सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली जिसमें स्पाउस, आप अपनी वाइफ को, अपने चिल्ड्रन को और अपने पेरेंट्स को सिर्फ बुला सकते हो या ग्रैंड पेरेंट्स को। सिर्फ इमीडिएट फैमिली के अंदर ये 4 कैटेगरीज आती हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। इनको अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं उनको बुला सकते हो। आपके पास राइट है 30 जून तक। आपने साबित ये करना होगा कि जिन लोगों को अप्लाई कर रहे हो आपके पास सफिशेंट एडवोकेट फंड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए। 2 कि आपके ऊपर थ्रेशोल्ड 18,600 वाला नहीं लगता, लेकिन जो एक एडवोकेट फंड्स वाला कैटेगरीज है वो आप पे अप्लाई होगी। नंबर 2, आपके पास सफिशेंट अकोमोडेशन है। और थर्ड, आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, आपके डिपेंडेंट हैं और जो आपका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स लगाओगे तो आप उनकी एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑफ कोर्स के टाइम 30 जून है, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल आप उनको अप्लाई कर दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए सर। ये व्यास गुल साहब से बात हो सकती है? मेरे भाई आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक्चुअली मैं केस होम ऑफिस में था, उन्होंने मेरे को वीजा ग्रांट कर दिया 30 मंथ का। फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ में उन्होंने मुझे वीजा ग्रांट कर दिया, ठीक। पर मेरा जो है फिंगरप्रिंट नहीं हुए, तो डिसीजन मेरे पास आ गया है, तो फिंगरप्रिंट कब तक होंगे? मेरे भाई आप यही जवाब। ओके, आपको खुश होना चाहिए। अगर आपके फिंगरप्रिंट नहीं भी हुए, आपको वीज़ा मिल गया, अब आपके फिंगरप्रिंट नहीं होंगे। अच्छा, लॉ ये था कि जब भी आप यूके के अंदर कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपके बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट लेते हैं, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी थी लास्ट टाइम कि जिन लोगों ने 17 मार्च 2020 के बाद एप्लीकेशन की हैं यहाँ पे लीव टू रिमेन के लिए, अब होम ऑफिस उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेगा। नंबर 1 कि जिन लोगों के पहले फिंगरप्रिंट यूके के अंदर नहीं हुए उनके फिंगरप्रिंट लेगा। नंबर 2, जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं हुए उनको पॉसिबल है कि उनका जो एक उन्होंने कहा था फ़ोटो हम डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। और थर्ड ये था कि जिनकी ऑलरेडी यूके के अंदर फिंगरप्रिंट हुए हैं, मोर लाइकली उनसे दोबारा फिंगरप्रिंट नहीं लेंगे, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए और पुरानी डिटेल्स को मैच करेंगे। अगर मैच चेक कर जाएगी तो फिर उनको फिंगरप्रिंट देने मस्ट नहीं होंगे। विदाउट टेकिंग योर फिंगरप्रिंट दे आर इन अ पोजीशन टू टेक अ डिसीजन। तो आपका भी ये हुआ होगा, आपने अपनी डिटेल्स दी होगी, आपके पुराने जो लास्ट लीव टू रिमेन टाइम जो अपने फिंगरप्रिंट दिए थे उसमें मैच कर गए, लिहाजा आपको उन्होंने वीज़ा ग्रांट कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस वीज़े के लिए मोस्ट लाइकली आपको फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम एक्सटेंशन करोगे फिर देखेंगे हालात क्या हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ दोस्तों से बताओ कि जब आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। पिछले 2-3 प्रोग्राम में कॉल्स काफ़ी कम ली हैं, इस आज प्रोग्राम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें हम लोग। जी प्लीज़ फरमाइए मेरे भाई। ठीक है सर, मेहरबानी सर। मैं फेल सैलम सीकर और डिसेबल हाँ। मैंने मेडिकल ग्राउंड से
परमिशन ਲਈ ਸੀ ਬਾਈ ਡਾਕ ਕੇਸ ਤੇ ਜੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 7 ਈਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਇਆ ਕੇਸ ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਇਆ। 2 ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ बेटी और बेटा है उन्होंने नहीं होया और मेरा नहीं होया। हाले तक मतलब मैं वेट कर रहा ना ही कोई रिजल्ट आया क्योंकि 17 अगस्त ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾਉਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? 7 ਈਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਰਾਈਟ। अब ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸਰ ਲੱਗੇਗਾ और की सूरत हाल सर इनके बारे में मेहरबानी करो। ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मेरी मेहरबानी। ओके जी। अच्छा मेरे भाई थैंक यू। आपने मुझे बोला कि शायद आपने ऑफ कोर्स नॉट शायद कि आपने 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी के बेस पे आपने वीज़ा अप्लाई किया। आप पूरी फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया है लेकिन शायद 1 या 2 बंदों के अगस्त में बायोमेट्रिक हो गए हैं और बाकियों को कोई लेटर भी नहीं आया और कोई डिसीजन नहीं आया। अच्छा अब 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट कॉलर से बात कर रहा था, गवर्नमेंट ने ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से एक पॉलिसी बनाई थी कि जो लोग 2020 मार्च के बाद जो वीज़े अप्लाई कर रहे हैं अगर उन्होंने पहले यहाँ पे यूके के अंदर फिंगरप्रिंट दिए हैं तो जब एप्लीकेशन करेंगे तो हम चेक करेंगे कि अगर आपकी डिटेल्स और फिंगरप्रिंट मैच कर जाएंगे तो शायद हम आपसे दोबारा फिंगरप्रिंट ना लें। अगर आपकी पहली एप्लीकेशन थी या आपने फिंगरप्रिंट पहले 5-6 साल पहले दिए थे तो फिर मोस्ट लाइकली चांस है कि आपके फिंगरप्रिंट होंगे। आप बोल रहे हैं कि कुछ 2 बंदों के हुए बाकी के नहीं हुए और डिसीजन कब आएगा? मुझे लगता है कि जब तक बाकी लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं होंगे डिसीजन नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों ने जो एप्लीकेशन डाली है वो एक फैमिली यूनिट की एप्लीकेशन डाली है। मेन एप्लीकेंट बेशक चाइल्ड था लेकिन साथ डिपेंडेंट, तो आपकी जो एज ए बल्क एप्लीकेशन कंसिडर होगी और ये उसी वक्त होगी जब सबकी जो तमाम असेसमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएं। उनमें से पार्ट ऑफ बायोमेट्रिक भी है। अगस्त में हुआ है, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन अगेन कोविड-19 पेंडेमिक ये वायरस की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं स्लो मोशन पे हो गई हैं। आपका मैटर भी ऐसा ही होगा। अब सिर्फ आपके पास अब राइट क्या बनता है? अब मुझे पूछते हो कि भाई क्या करूं? सिर्फ आपके पास एक राइट है कि जहां पे आपने एप्लीकेशन की थी और जब आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर बाय ईमेल आया था, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की, गवर्नमेंट आ गया, उस पर केस रेफरेंस नंबर होगा, उनको ईमेल करें कि आई मेड द एप्लीकेशन ऑन दिस डेट and since then just the part 1 or 2 of family member they give the biometric but the rest of people are still waiting. Could you please tell me whether we need to give the fingerprint or range of fingerprint and do let us know how long it takes to decide our case. आप उनको एक ईमेल कर दें। अगर ईमेल आपको मुश्किल लग रहा है उनको कॉल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जहाँ से एक्नॉलेजमेंट लेटर आया है उसके अंदर आपको ईमेल या फ़ोन नंबर आया होगा, रेफरेंस नंबर लाजमी होगा, उसके ऊपर कॉल करें, उसको ईमेल करें, अपने सिर्फ केस को अपना चेज़ कर सकते हैं और सेकंड या अनफॉर्चुनेट वेट कर सकते हैं। अगर आपके वकील ने केस किया उसे रिक्वेस्ट कर लें या ख़ुद ट्राई करें, लेकिन आपका डिसीजन तब आएगा जब सारी फैमिली के बायोमेट्रिक हो जाएंगे। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरा सवाल है कि मैं अपने छोटे भाई का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहती हूँ। राइट। उसने पाकिस्तान में ACCA किया हुआ है और यहाँ इंग्लैंड में MSc के लिए उसके लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अभी स्टूडेंट वीज़े कब से ओपन हो रहे हैं या हो चुके हैं और उसका क्या प्रोसेस है और ऑलमोस्ट इस पर कितना मतलब खर्चा आएगा? ठीक, थैंक यू मैडम। इसमें 3 चीज़ें हैं। जो लोग यूके में हायर एजुकेशन के लिए आना चाह रहे हैं, पहली बात वीज़े खुले हैं, एजुकेशन के लिए वीज़े लग रहे हैं Tier 4 के लिए, और जो तमाम इंस्टीट्यूट हैं वो पढ़ा रहे हैं।
नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिन लोगों ने, अगर आपके भाई ने अप्लाई करना है, उन्हें बोलें कि आप वो कांटेक्ट करें यूनिवर्सिटी के साथ, उनके पास राइट है, अभी से अप्लाई करना शुरू करेंगे और उसके बाद सितंबर के सेशन में उनको एडमिशन मिल जाएगा। साल में ऑलमोस्ट मोस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो सितंबर में स्टार्ट करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी अप्रैल सेशन भी करती हैं और जनवरी सेशन भी होता है। अब सवाल ये कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। नंबर 1, आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसने IELTS एग्ज़ाम पास करना है, उसके पास फ़ंड्स कम से कम 12,006 पाउंड होने चाहिए, जो कि एक ईयर का फ़ंड्स बनते हैं, और उसके पास पूरे 1 साल की जो फ़ीस है वो उसके पास होनी चाहिए, उसको पे करनी चाहिए। ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्लिश, मेंटेनेंस फ़ंड्स, और फीस उसने पेड कर दी है और उसको यहाँ पे कैश लेटर मिलेगा और फिर वीज़ा अप्लाई करेगा। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर वो खुद कॉम्पिटेंट है तो यूनिवर्सिटी से रब्ता कर ले, वरना किसी कंसल्टेंट से बात कर ले, और यस वीज़े खुले हैं और वो अप्लाई कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, 10 मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए सर। अच्छा, मुझे ये सवाल करना है कि मैंने 2015 में असाइलम अप्लाई किया था, जो कि ग्रांट हो चुका, ठीक। और मुझे 2020 में इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल चुकी है। ठीक। तो मुझे ये पूछना था कि इंडेफिनेट लीव ऑफ रिमेन के बाद आप बैक होम ट्रैवल कर सकते हो या नहीं? इसका अब मेरे भाई ये 2-3 दफ़ा डिस्कशन हो चुकी है और कुछ 2 लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, हर बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन है। अब सवाल ये आता है कि आपको जो सेटलमेंट मिली है वो अंडर द रिफ्यूजी स्टेटस मिली है। आप यहाँ पे रिफ्यूजी थे, उसके बाद आपको सेटलमेंट मिल गई। आपका 5 साल पहले क्लेम ये था कि आपको आपके होम कंट्री में फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, फियर ऑफ लाइफ है, उसके नेम इट, कि आपको वहाँ प्रॉब्लम होएगी, जाएंगे तो आपकी लाइफ ख़तरे में है। अब आपको इंडेफिनिट मिला, फ़ौरन आप वहाँ ट्रैवल करते हो, तो देन व्हाट इज़ योर आंसर एट द पोर्ट? जब आते हो एयरपोर्ट पे तो क्या जवाब दोगे आप? आइडियली बाय बुक कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि यस इंडेफिनिट हो गया, किसी बंदे ने अपनी कंट्री में जाना जा सकता है, लेकिन बाय प्रैक्टिकल ये थोड़ा सा सीरियस इशू है। अनटिल और अनलेस आपको कोई इंतहाई कोई एमरजेंसी हो तो यस बंदा रिस्क लेता है, लेकिन अगर सिर्फ अपने प्लेयर्स के लिए या अपने सैर के लिए जाना है या किसी दोस्तों को मिलने जाना है, तो मेरा ख्याल, मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफेंसिव होती है कि प्लीज़ आप ना करें। कुछ लोगों का, दोस्तों का शायद में से डिफरेंट ओपिनियन होगा, हमारे कॉलर्स ने भी एक दफ़ा ये बात की है, हमारे सोलिसिटर का भी हो सकता है, लेकिन आइडियली अगर किसी बंदे ने रिफ्यूजी स्टेटस लिया और उसके बाद इंडेफिनिट ग्रांट हुआ और फ़ौरन या 6 महीने बाद या साल बाद वो जाता है अपने होम कंट्री में, तो इमिग्रेशन ऑफिसर क्वेश्चन पुट कर सकता है। अगर कोई इंतहाई एमरजेंसी है तो बिल्कुल रिस्क ले लें, अदरवाइज़ अवॉइड करें जितना पॉसिबल हो सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है कि मैंने रिफ्यूजी लिया था, अभी मुझे इंडेफिनेट मिल गया, ठीक है? ठीक। तो मैं अपने बच्चों को बुलाना चाहता हूँ, 2 बेटे हैं मेरे पाकिस्तान में। ठीक। तो उनको बुलाना चाहता हूँ, उनके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ठीक। अब मुझे ये बताएं कि जब आपने क्लेम किया था, आपने बताया था कि मेरे बच्चे हैं पाकिस्तान में? जी जी, बताया था। 2 आगे थे तो 2 उधर ही रह गए थे ना, 2 वो उस वक्त नहीं आए थे। ओके, अच्छा होता कि अगर आप जब रिफ्यूजी स्टेटस था उस वक्त बुलाते तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाना था, क्योंकि उनको एज ए फैमिली रीयूनियन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाना था। लेकिन चलो टाइम गुजर गया, अब आप अप्लाई करना चाहते हो, बिल्कुल आपके पास राइट है, अप्लाई कर सकते हो। जिसके अब आपको सिर्फ ये साबित करना होगा कि आपका जो इनकम है आपके पास वो सफिशेंट है। जो क्राइटेरिया बनेगा, अगर आपके पहले डिपेंडेंट हैं चेक कर लें, अगर आपकी वाइफ और आपके बच्चों को पहले यहाँ पे इंडेफिनिट मिल गया तो फिर तो वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर वो भी डिपेंडेंट हैं और 2 बच्चे और आ रहे हैं तो फिर आपने उस तरीके से, जिस फेज़ में आप आते हैं कि अगर आपका एक डिपेंडेंट हो तो आपकी 18,600,
2 डिपेंडेंट हो तो 22,400, अगर 3 डिपेंडेंट हो तो 24,800, इसी तरीके से दैन 27,200। डिपेंड करता है कि आपके कितने डिपेंडेंट हैं, तो आप 2,400 पाउंड एडअप करते जाओगे। पहली बात, आपके पास इनकम होनी चाहिए और वो कम से कम 6 मंथ से आपको इस्टेब्लिश कर साल लगाने होंगे डॉक्यूमेंट्स। आपकी पे स्लिप्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये एज ए प्रूफ होगा। एम्प्लॉयर से ऑफ कोर्स लेटर लेना होगा। सेकंड, आपको अकोमोडेशन पार्ट पूरा करना होगा कि आपके पास आपके जो फैमिली जहाँ पे रह रही है और जिन बच्चों को बुला रहे हो उन तमाम फैमिली को अकोमोडेट करने के लिए एक सफिशिएंट अकोमोडेशन है। नंबर 3, आपका उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट है, आप उनको पैसे भेजते हो, फ़ोन करते हो, कॉल्स करते हो, ईमेल्स करते हो, ये रेगुलर कांटेक्ट होना चाहिए। और नंबर 4, आपने जो उनके साथ रिलेशनशिप प्रूव करना है कि आप उनके बायोलॉजिकल फादर हो, ये आपका फॉर्म्स हैं, ये आपका पेपर्स है और पहले आपने क्लेम किया था, ये इन्फॉर्म किया था, ये आपके पास प्रूफ है। वो तमाम चीज़ें, पिक्चर्स, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशंस, ये सारी आपने एज ए प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना होगा। अगर बच्चों की एज 18 साल से कम है वही आप अप्लाई कर सकते हैं और इसलिए उनको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर वाइफ साथ उनकी आएगी तो उसको इंग्लिश रिक्वायर होगी और उसको A1 एग्ज़ाम पास करना होगा और बाकी चीज़ें आपके पास हों ठीक, लेकिन मेजर ये 4 चीज़ें होती हैं, आपका रिलेशनशिप, आपके पास इनकम, आपके पास अकोमोडेशन और आपका रेगुलर कॉन्टैक्ट। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए मैडम। जी इजाज भाई, कैसे आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। जी इजाज भाई, वो मेरी कज़न है, उनका स्पाउस के लिए एप्लीकेशन लाइक 7 मंथ से एप्लीकेशन की सबमिट थी और उनको ईमेल आया था होम ऑफिस से कि उनके हस्बैंड की उनको कुछ बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए थी, तो वो बैंक स्टेटमेंट्स उन्होंने दी। तो सवाल क्या है आपका? तो वो 2-3 दिन से डिलीवर नहीं हो रही थी, तो वो अब फाइनली कल डिलीवर तो हो गई है, तो अब इसके बाद और कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि वो बहुत परेशान है। थैंक यू मेरी बहन, परेशान है, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन अगेन तमाम कॉलर से, क्लाइंट से, व्यूअर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ टाइम के बारे में सवाल ना पूछें, हमें खुद इसका कोई जजमेंट नहीं हो सकती, सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन की है, टाइम पहले को भूल जाएं, उन्होंने को फर्दर क्वेरी की थी, आपने कल सबमिट किया है, तो कम से कम 2 वीक तो लगाएगा केस वगैरह उसको कंसिडर करने के लिए। आप 2 वीक वेट कर लें। मेरे ख्याल में जैसे अब उस पर आपकी जो दोस्त है उसके स्पाउस की एप्लीकेशन पे काम हो रहा है और वो ये चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं, इसलिए उन्होंने फर्दर क्वेरी की है आपसे, आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड कर दिए हैं। मेरे ख्याल में विद इन 14 डेज़ अब वो डिसाइड करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, सवाल क्या आपका? जी सर एक सवाल ये था कि अभी जैसे ब्रेक्सिट हो गया है तो जो लोग आयरिश सिटीजन है या ब्रिटिश सिटीजन है, ये लोग क्या अभी स्टिल एक दूसरी कंट्री में जाके वर्क कर सकते हैं या इनको आयरलैंड, जैसे ब्रिटेन है तो वो यूके आयरलैंड में जाके उनको कोई वर्क परमिट लेना पड़ेगा या विदाउट उसके भी वो जाके काम कर सकते हैं आयरलैंड में ब्रिटिश सिटीजन? आयरलैंड जो रिपब्लिक आयरलैंड है या पार्ट ऑफ द यूके? नहीं आउट ऑफ वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक। यूके जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जो मैंने देखा है, उसमें ये हुआ है कि जो सिर्फ यूके के अंदर आप फ्री मूवमेंट आपकी होगी और उसके बाद आपकी जो फ्री मूवमेंट होगी आप सैर के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ब्रिटेन ने आउट ऑफ यूके बाहर जाके, वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो या यूरोप की कंट्री हो, वहाँ पे काम करोगे तो आपको वहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब यूके के अंदर अगर कोई यूरोपियन आके यहाँ काम करेगा फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड, उसके पास आज के दिन सिर्फ स्किल्ड वर्कर वाली ऑप्शन बचती है कि वो स्किल्ड वर्कर का मतलब कि उसके पास एक एम्प्लॉयर होना चाहिए, एम्प्लॉयर के पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना चाहिए और वो वहाँ पे जॉब अप्लाई करेगा और उस पे के साथ बाउंड होकर काम करे। ऑफ कोर्स के 20 आवर्स और भी काम कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो जाए जाके सेल्फ एम्प्लॉय अपना काम कर दे। अब शायद ये ऑप्शन ना तो यूरोपियन की यूके के अंदर है आज के दिन और ना ही यूरोप वाले यूके वालों को अभी उनको रिलीफ दिया है। फॉर द टाइम बीइंग
यूँ समझ लें कि जो लोग यूके से बाहर जाएंगे उस कंट्री के लॉज को फॉलो करेंगे, लेकिन जो यूरोपियन यूके में आके काम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सेम कैटेगरीज होगी। जैसे कोई एशिया से अपने यूके में आना चाह रहा है या कोई अरब कंट्री से आना चाह रहा है, तो सेम होगा जो यूरोप से यूके में आना चाह रहे हैं। सवाए सैर करने के, सैर के लिए उनको एग्जम्पशन है कि आएँ, आके चले जाएँ, लेकिन जब काम करने की बात आएगी, सेटलमेंट की बात होगी, इवन एजुकेशन की बात होगी, तो सब पे अब जो लॉज हैं वो सेम अप्लाई होंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राज भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जस्ट एक क्वेश्चन पूछना था। मैं इधर ब्रिटिश सिटीजन हूँ, राइट, और मेरे फादर साहब जैसे इंडिया में है, 74 साल की एज है, और मदर मेरे है नहीं है, तो उनका कोई इधर मैं बना सकता हूँ, इधर किसी कोई लो है ऐसा? आप कितने बहन भाई हैं? मेरी एक बहन है, वो दुबई में रहती है अपने हस्बैंड के साथ। ओके। और आप यहाँ पे सेटल हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पे सेटल हूँ, मेरा अपना घर है, और पासपोर्ट मेरे पास यहीं का ही है। ठीक। देखिए, जो आपकी वालदा की एप्लीकेशन होगी वो अंडर द एल्डर डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। जो लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं, अगर आपकी पोजीशन में कि आप यहाँ पे सेटल्ड हो, आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, आपने इंडियन नेशनलिटी सरेंडर कर दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो फुल या इंटायर इंटेंशन है टू सेटल इन द यूके, टू लिव इन द यूके फॉर परमानेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये कहते हो कि मेरी वालदा जो हैं वो शी इज़ टू ओल्ड एंड टू वीक, वो खुद सर्वाइव नहीं कर सकती, उनको डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, नॉट ओनली फाइनेंशियली बल्कि फ़िज़िकली भी उनकी पोजीशन ये है कि वो काफ़ी वीक हैं, उनको डेली के काम के लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, और आप इस पोजीशन में हो कि आप और आपकी मिसेज उनको लुक आफ्टर यहाँ पे कर सकते हैं विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड। उसके लिए नंबर 1, आपके पास सफिशेंट फंड्स होने चाहिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर कोई बंदा यहाँ पे बेनिफिट ले रहा है या अनफॉर्चुनेटली कोई क्रेडिट ले रहा है, तो फिर यूनिवर्सल क्रेडिट, तो फिर तो अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है। एक, आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं। सेकंड, आपके पास यहाँ पे उनके लिए एम्पल अकोमोडेशन अकोमोडेट है। थर्ड ये है कि वो आप पे इंटायरली या अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल और फिजिकली वो आप पे डिपेंड करती हैं। ये अगर आपके पास तमाम प्रूफ हैं या ये पोजीशन है, तो यस आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब आपके पास दोनों राइट हैं। कुछ लोग यहाँ पे सैर पे आए हुए होते हैं या सैर पे वीज़े पे हैं, तो तब यहाँ से भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ से कहते हैं कि दोनों सूरतों में जो एप्लीकेशन है ये अंडर द ह्यूमन राइट्स है, और ये टोटली होम ऑफिस की या वीज़ा ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन होगी कि वो इसको ग्रांट करें ऑन द बेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस। ये कोई टिक बॉक्स नहीं है कि आपने पॉइंट पूरे कर लिए आपको वीज़ा मिलेगा, तो इसलिए आपके पास दोनों सूरतों में राइट है। लेकिन मेन इसमें क्या आता है, जो सबसे इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये जो रिक्वायरमेंट है, इस बात पे कि इस ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर या वीज़ा ऑफिसर को का उसके माइंड मेकअप होना या उसका माइंड बिल्डअप होना या उसको डिसीजन लेने में अपने कंफर्टेबल जोन में लेके जाना, वो ये है कि आप अगर तमाम प्रूफ उसके टेबल पे रखते हो कि देखिए अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हेल्थ पोजीशन वो काफ़ी वीक हैं, वो अकेले रह नहीं सकती, और कोई हमारा इमीडिएट फैमिली मेम्बर इंडिया में नहीं है जो उनको लुक आफ्टर कर सके, जो उनको सपोर्ट कर सके, स्पेशली फॉर द फिजिकल। हम पैसे तो भेज सकते हैं, लेकिन उनको डेली बेसिस के लिए कोई चीज़ करनी पड़ती है, शॉपिंग है, इवन उनका मूव काफ़ी करना मुश्किल है, तो यस फिर तो एप्लीकेशन की जा सकती है। आपको डॉक्यूमेंटेशन जैसे बता दिया, एप्लीकेशन का राइट है, अप्लाई कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास क्या प्रूफ है और इमिग्रेशन फीस को कैसे कंसिडर करता है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए सर, आप लाइव हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने सवाल पूछना था मेरे भाई के लिए। वो अगस्त 2014 में उसको रिफ्यूजी स्टेटस मिला था और अभी डेफिनेट उसका हो गया है, और पूछना ये था कि क्या वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो रिफ्यूजी स्टेटस मिलने से पहले को 2 साल इलीगल रहा। तो बस ये सवाल है कि अभी वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। राइट। देखिए, नेशनलिटी की एक जो कंडीशन है पहले भी थी, लेकिन स्पेशली इसको इन्फोर्स किया गया ऑन द 9 जुलाई 2012 में,
वो ये है कि आप यूके में जब नेशनलिटी अप्लाई करोगे तो आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि यू बिन नेवर बी अ सिंगल डे इलीगल ओवरस्टे विदाउट द वीज़ा इन द यूके इन लास्ट 10 ईयर्स। आपको जो इंडेफिनिट मिला है वो ऑन द बेस ऑफ द रिफ्यूजी स्टेटस मिला है। उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आप अगर रिफ्यूजी 5 साल यहाँ गुजारोगे तो आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। अब नेशनलिटी के लिए आपको कम अज़ कम यूके के अंदर लीगल 10 ईयर्स स्पेंड करने होंगे। आपके भाई को जो लीगल स्टेटस मिला है वो 2014 में मिला है, तो वो 2024 में जाके आपके 10 ईयर्स लीगल स्टेटस यहाँ बनते हैं और तब आपका भाई क्वालिफाइड करेगा कि वो अपनी नेशनलिटी अप्लाई करे। उस वक्त उसको ऑफ कोर्स लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा, B1 एग्ज़ाम पास करना होगा और ये तो क्लियर साबित हो गया कि उसने 10 साल यहाँ पे लीगल हो गया। अगर कोई उसके खिलाफ अल्लाह ना करे कोई रोड ट्रैफिक ऑफेंस, काउंटी कोर्ट जजमेंट, कोई क्रिमिनल मसला नहीं बनता, तो बिल्कुल राइट होगा कि वो 2024 में अप्लाई करे। नेशनलिटी की 2 शर्तें हैं, 10 साल लीगल रहे हो और द डे ऑफ द एप्लीकेशन आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई क्रिमिनल कन्विक्शन या काउंटी कोर्ट जजमेंट या रोड ट्रैफिक ऑफेंसेस नहीं हैं, तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बैक। आफ्टर ब्रेक लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो Hello. जी फरमाइए। Hiya. I just want to ask actually. I want to invite my in-laws from India. राइट। And I'm a European passport holder. I'm just wondering if the rules are still how it used to be before Brexit or have they changed? Really. Madam, sorry, because I think I mentioned in my intro and I think explained in 2-3 questions as well. Due to, unfortunately, Brexit, from the 1st of January, you just, if anybody or the European national live in the UK, they only can sponsor their immediate family. If you are the European national, you can call just your spouse, your children, and your parents. Or if your husband is a European national, he can sponsor his spouse, it means you and your children, and his parents or grandparents. In-laws and extended family member, unfortunately, is not eligible to make the application after the 31st December 2020. But now, the time is up to 30th of June. Check if your husband is a European national. Of course, he is eligible to make the application for his parents to come in the UK as a dependent of the European. Again, if he is a European national, he can make the application, but then he, along with all the supporting documents, but he need to establish he have a sufficient accommodation in the UK. He have a source of income, so it means he can maintain and accommodate his parents without recourse to the public fund, and he is a biological child of the parents, and then he is a European national, live in the UK and exercise his treaty rights. So these are the documents he is required, and then he can make the application. But unfortunately, extended family member is not eligible to make the application to come in the UK anymore. थैंक्स फॉर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर, आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका जी? Hi, actually I just had a question regarding visitor's visa. Yeah, please. So last 2 years I applied for my parents' visa from India to visit me here. And Right. each time she got about 6 months visa. And now with COVID, so they don't have their income at the moment, but they do have some bank balance to show. Right. And but my paperwork is there for the ILR, so I can't show my paperwork. I was just thinking, can I apply using my wife, who is a British citizen, and I'm thinking of applying for a 2 years visa because they have now come twice in previous 2 years, and now we have they have a grandson as well here. Right. First of all, I think you should mention yourself, due to the COVID-19, he have no any source of income anymore. And then you are expecting or you intend to make the application for 2 years instead of 6 months. This is, I think, you give the answer yourself. My friend, if anybody want to come in the UK as a visitor,
he or she can come in the UK. There's a two type of the visitor applications. Either they are the general visitor or they are the family visitor. Of course, you are living in the UK with your wife and the child. Yes, they can make the application under the family visitor route. That's the one thing established. Second, you need to be established either you or your parents are in a position to maintain during their stay in the UK without recourse to the public fund. It means either you or your parents have a regular source of income or have a sufficient maintenance or saving money in the bank where they no need to be claim any benefit or any universal credit in the UK during the stay in the UK. And third, you need to be established you have a sufficient accommodation to accommodate your parent to come during their stay in the UK. These are the three requirements. But the principle is you need to be established they have a solely and entirely intention to come in the UK to see the family and visit the UK. And they have full intention to leave the country, leave the UK within authorized times. That is a main key principle of these applications. So if you can establish, yes, your parents have a social, economic and financial ties in India, they just only come to see the grandchildren, you and your wife, and they want to visit the UK, and then they want to leave the country and they have no any intention to stay here, then of course they will grant the visa. It's totally up to you. He or they have a right to make the application either for the 6 months, for the 2 years, but unfortunately due to the COVID-19 pandemic, this issue, I ideally advise is better if you can make the application for 6 months, but of course even they grant a visa for 2 years visa, but still they can't stay more than 6 months. They have to leave the country and then they have to stay in 6 months in India, then they come back, and the fees is also is high. Is better if you can apply 6 months, there's a more chance they can get the visa due to they've been in the UK twice and they've gone back within authorized time. So it means they made their credibility with the Home Office. Yes, they are genuine visitor. So I believe if you apply now, they can get the visa subject to provide all the supporting documents. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ. जी फरमाइए. हेलो, देखिए कंट्रोल प्लीज नेक्स्ट कॉल को स्टैंड भाई करें. मुझे लगता है कि शायद कॉल ड्रॉप हो रही. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई. ये अपने रियाज साहब मेरे 3 सवाल हैं जी प्लीज. ये क्वेश्चन कि जब हमने अपने यूके में एंटर हुए हैं और सैलम क्लेम किया है, राइट, और अब 7 ईयर का हमने डालना है, तो जब वो हमने केस डाला था वो 3 माह बाद डाला है, तो 7 ईयर कब होंगे वो जब यूके में एंटर हुए हैं कि जब क्लेम डाला? आप बच्चों के साथ यूके में ये है कि हेलो, आप मेरे भाई बच्चों के साथ यूके में 7 साल से? जी हाँ, बच्चों के साथ फैमिली के साथ हूँ. दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं और जो 18 से बड़े हैं उनके बारे में बता दें. और तीसरा क्वेश्चन इसके साथ यही है कि हमने कौन से इस वक्त पेपर लगाने हैं क्योंकि हमारे 7 ईयर पूरे होने वाले हैं तकरीबन. ठीक ठीक ठीक. अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि अगर आप बच्चों के साथ यूके में इंटर होते हो और जिस दिन आप इंटर होगे उससे 7 साल पूरे करने हैं, क्योंकि आपने एप्लीकेशन असाइलम की 3 माह बाद की थी, उसे कोई मैटर नहीं करता. तो आपने क्योंकि क्लेम पहले आपका असाइलम का था, अब आपका जो क्लेम है वो 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी के ऊपर है, और इसमें वो डेट जो टाइम ऑफ स्टार्ट होगा वो जब आप यूके में इंटर हुए थे उस डेट से काउंट होगा. नंबर 2 ये है कि आप कहते हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं या 18 साल से बड़ों के साथ क्या होगा. दूसरा रूल इसके अंदर कंडीशन ये भी है कि जो लोग 18 साल से बड़े हों और उन्हें मोस्ट ऑफ टाइम यूके में गुजारा हो तो तब वो भी क्वालिफाइड करते हैं कि अप्लाई करें, लेकिन उनकी एज 25 से कम हो. अब आपके केस में क्या है कि बच्चों ने जो 18 साल से कम हैं और आपने उनके साथ एप्लीकेशन कर रहे हो, क्योंकि सबकी इकट्ठे करोगे तो उनको तो मोस्ट लाइकली वो कंसिडर करेंगे क्योंकि आप क्वालिफाइड करते हैं. अब सवाल आएगा कि जो लोग 18 साल से बड़े हैं उन्होंने मोस्ट ऑफ टाइम अभी यहाँ पे नहीं गुजारा, दो के दे स्पेंड 7 ईयर्स है, अगर उनकी 19 ईयर्स एज भी है तो 7 साल यहाँ पे गुजारे हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो यूके में आए थे या वो 12 साल के थे या 11 साल के थे या वो 13 साल के थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि 7 साल यहाँ गुजारे लेकिन 13 साल पाकिस्तान अपने होम कंट्री में गुजार के हैं, वो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। बट आपका क्लेम ये है कि जो उन्होंने टाइम यहाँ पे गुजारा है ये उनकी लाइफ का पीक टाइम था जब उन्होंने एजुकेशन ली है, और ये उसकी मेच्योरिटी के डेट थे। जो पहले डे होते हैं, जो पहले 5-6 साल बच्चा को पता नहीं होता, लेकिन क्योंकि अभी उन्होंने जो टाइम 6 साल या 5 साल या 7 साल जो गुजारे हैं, ये उनके पीक टाइम था उनकी लाइफ का। और ड्यूरिंग दिस टाइम गुजारते हुए उन्होंने अपने आप को एजुकेशनली, फाइनेंशियली या फिज़िकली, और इतने वो इंटीग्रेट हो गए हैं इस कल्चर में, सोसाइटी में, उनके जाके वापस जाके सेट होना मुश्किल होगा। अगर ये केस बनता है तो बिल्कुल आप सब फैमिली की एप्लीकेशन इकट्ठे करोगे और ये सारा साबित आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा बड़े बच्चों के लिए। लेकिन गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करेगा ऐसा हो कि वो रिफ्यूज़ होती है, तो फिर सेकंड ये होता है कि आपने ये साबित करना कि आप बच्चों की एज 25 साल से कम है, उन्हें मोस्ट टाइम यूके में गुजारा है और इस सोसाइटी में इंटीग्रेट हो गए हैं, तो तब भी उनको यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं? ये प्रूफ कि आप 7 साल से यहाँ रह रहे हैं, ये प्रूफ कि आपने जो यहाँ पे एजुकेशन की, उनके हर साल के जो सर्टिफिकेट थे या उनकी जो डिग्री थी या प्रोग्रेस थी, और ये कि आप इस कल्चर में इंटीग्रेट हो गए हैं। आप कोई वॉलंटियरी काम किया आपने, किसी सोसाइटी को ज्वाइन किया आपने, या आपके बच्चों ने ऐसे अचीवमेंट की हैं। जितने अचीवमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर आप प्लीज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, फ़ोन पे बात करें ताकि हमारी और आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। जी एक मिनट भाई जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। अच्छा वो भाई मैंने एक दो सवाल है वो मैंने पूछने थे। प्लीज़ क्विक करें, सवाल बहुत काफ़ी लोग क्यों पे हैं। अच्छा वो भाई मैंने ना यूरोपियन के जरिए से इधर आया हूँ, स्पेन से ना, मतलब पाकिस्तान से इधर। मेरे वालिद साहब के ना पासपोर्ट स्पेन का पासपोर्ट है, ठीक है। मुझे तकरीबन 2 साल इधर हो गए हैं यूके में ना। मेरे पास फैमिली वर्क परमिट है यूके का ना। तो अब मैं पासपोर्ट वगैरह अप्लाई करना चाहता हूँ ब्रिटिश, क्या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? दूसरा सवाल ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसके वालिद साहब उधर नॉर्वे में होते हैं, ठीक है। उनके पास उधर का पासपोर्ट है। अभी वो अपने बेटे को बुलाना चाहते हैं, अभी उनका कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, मतलब है एक NI नंबर। चलो आपका सवाल समझेंगे मेरे भाई, सुनो आंसर टीवी पे सुनिए प्लीज़। जो आपके दोस्त के बारे में है, आपके जो उसके वालिद नॉर्वे में हैं, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ यूके लॉ के बारे में जानता हूँ। जो सवाल आपका बनता है, आप अपने फादर के डिपेंडेंट के तौर पे 2 साल पहले यहाँ पे आए थे, यूरोपियन डिपेंडेंट हो। उसकी कंडीशन ये है कि आपने यूके के अंदर कम से कम 5 साल गुजारने हैं, और 5 साल गुजारते हुए ये साबित करना है कि आप लोग यहाँ पे जो मेन एप्लीकेंट है, जो स्पॉन्सर है, जो आपके वालिद साहब हैं, उन्होंने हमेशा 5 साल यहाँ पे अपने यूरोपियन ट्रीटी राइट को एक्सरसाइज किया है। 5 साल आप उसके साथ रहे हो और उसके बाद एप्लीकेशन करोगे। 2 साल आपको हो गए, 3 साल और रहना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ चेक कर लें कि जो लोग यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं या उनके जो डिपेंडेंट हैं, ब्रेक्जिट के बाद उनको प्री सेटलमेंट के तहत एप्लीकेशन करना उनके लिए मस्ट थी। अगर तो आपने कर ली तो वेरी गुड, अगर नहीं की तो मेक श्योर करें कि आपको वीज़ा मिला था 2 साल पहले। अब आपने उसके बावजूद अपने प्री सेटलमेंट स्कीम के तहत यहाँ पे अपना स्टेटस रजिस्टर करवाना होगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना बने। और 5 साल पूरे करते हुए जब से आप यहाँ पे आए हो, और टोटल मिला के जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आप यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई करोगे और उसके 1 साल के बाद अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी मैंने अपने भाई के बारे में पता करना था। वो 18 ईयर हो गए हैं यहाँ पे इलीगल। कितने साल? और उनकी एज जो है वो 57 ईयर है। क्या 2 साल के बाद वो अपना 20 ईयर की बेस पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? उसको यहाँ पे 18 साल हो गए हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। आज के दिन जो लॉ है कि कोई बंदा अगर किसी विदाउट वीज़े पे या अनफॉर्चुनेटली इलीगल या उसके पास स्टेटस नहीं है
और वो यहाँ पे 20 ईयर्स मुकम्मल कर लेता है तो उसके पास राइट है कि वो यहाँ पे अपनी सेटलमेंट इंडेफिनिट अप्लाई करेगा। लेकिन अब इंडेफिनिट स्टेट में नहीं जाएगा वो, अब उसको डिस्कशन लीव मिलेगी और वो 10 साल की कैटेगरी के लिए उसको वीज़ा मिलेगा। 2.5 साल का पहला वीज़ा होगा, फिर उसको 3 एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी और 10 साल पूरी करते हुए इंडेफिनिट मिलेगा। पहले जुलाई 2012 से पहले जो लॉ था कि अब 14 साल यहाँ पे गुजारें तो आप स्टेट इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते थे। अब जो लोग यहाँ पे 20 साल गुजारेंगे उनको अंडर द ह्यूमन राइट्स डिस्कशन नहीं मिलेगी 2.5 साल की, और उसने 10 साल यहाँ पूरी करनी है लीगली, और उसके बाद इंडेफिनिट मिलेगा और देन वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन, आज जिन्होंने कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जो मैंने स्टार्ट में किया और काफ़ी सारे सवाल फिर अगेन यूरोपियन के बारे में थे, प्लीज़ जो पास्ट में हो गया उसको टाइम इज़ पास्ट, अब फ्यूचर में सिर्फ ये हो रहा है, जो करंट पोजीशन ये है कि बाय द 30 जून 2021 तक जो यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं वो या उनके बच्चे फैमिली जहाँ पे रह रही है वो अपने आप को या अपने यहाँ पे रहते हुए बच्चों को अपने प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट स्कीम के तहत रजिस्टर करवा सकते हैं, या वो अपने सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट फैमिली को फ़ौरन से स्पॉन्सर कर सकते हैं। उनमें उसके साथ स्पाउस आता है, चिल्ड्रन आते हैं, पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं। आपका और आप सबका शुक्रिया। नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।